द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया अमेरिका ने बनाई, उसने ग्लोबल इंटरेक्शन में एक नए इंस्टीट्यूशन को जन्म दिया, जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है ग्लोबलाइजेशन के प्रति। उसका नाम है मल्टीलैटरलिज्म। अमेरिका के विश्व की राजनीति के सेंटर स्टेज में आने से पहले यूके ने जो व्यवस्था रखी थी, उसमें किसी भी तरह का मल्टीलैटरलिज्म नहीं था, बल्कि रादर यूके, फ्रांस अपनी कॉलोनीज़ को अपनी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के हिसाब से, अपनी इंपीरियल एपरेटस के हिसाब से गवर्न करते थे और अपने रूल खुद सेट करते थे। पर यूएस ने जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड को चलाने में भूमिका निभाई, तो वो चाहते थे कि वर्ल्ड मल्टीलैटरलिज्म के हिसाब से चले, बहुपक्षवाद के हिसाब से चले, और इसी हिसाब से वर्ल्ड की इकोनॉमी चले। और इसके लिए उन्होंने रूल सेटिंग के लिए इंटरनेशनल संस्थाओं की स्थापना करना, जिसमें कि सबको बराबर की एटलीस्ट लीगल भागीदारी दी जाएगी, की कोशिश की। जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन वुड्स संस्थान, IMF, वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। इसके अतिरिक्त गेट्स अस्तित्व में आता है, जो कि फिर 1945 के बाद से लगभग 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक, 21वीं शताब्दी की शुरुआत तक एक फाउंडेशन रख देते हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो इस सब के गर्भ में यूएस की पॉलिसी ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, एंड दैट पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सभी देश उसके पार्ट होंगे, वो बड़ी भूमिका निभाती है। ये यूएस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वर्तमान ग्लोबलाइजेशन की फाउंडेशन को रखने में। और अमेरिका ने हमेशा लीगलिज्म को फेवर किया कि कानून बना करके, सबकी सहमति लेकर के, चाहे अंदर से उसमें अपना एजेंडा ही हो, पर एटलीस्ट फॉर्मेलिटी में कानून बनाए जाएंगे, सबकी सहमति ली जाएगी, बजाय कोई हेडॉक अप्रोच अपना करके, केस टू केस अप्रोच अपना करके कामों को किया जाए, जो कि पहले यूके और दूसरी पावर्स करती थी, उसको छोड़ा। और इसके माध्यम से अमेरिका विश्व में अपनी जो नई उसका एजेंडा था, अपनी आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी छोड़ करके अपनी इंगेजमेंट को दिखाना चाहता था। बेसिकली जो अपने देश के अंदर उनकी व्यवस्था थी, वही वो वर्ल्ड लेवल पर एक रूल बेस्ड सिस्टम खड़ा करना चाहते थे। और इसमें इनिशियली उनके और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी था, क्योंकि अमेरिका की इस पॉलिसी, रूल बेस्ड पॉलिसी की वजह से यूके के हाथ से इंडिया और इस तरह की कॉलोनीज़, फ्रांस के हाथ से कई कॉलोनीज़ पर कंट्रोल छूट रहा था। मल्टीलैटरलिज्म के चलने से अमेरिका ने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया, ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए, जो कि ये सत्य है कि IMF, वर्ल्ड बैंक, गेट्स कभी भी अमेरिका के प्रभाव से या उसकी जो मेजर इकोनॉमीज थी उसके साथ थी, उनके प्रभाव से पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, परंतु ना ही वो पूर्ण रूप से उनके पीछे लगू भी थे, उनमें स्कोप था। और उसी की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर रूल मेकिंग, रूल इन्फोर्समेंट की व्यवस्था खड़ी की, जो कि बाद में जाकर के गरीब देशों के लिए मल्टीलैटरलिज्म ने गरीब देशों के लिए एक वॉइस दिया, उनको एक मंच दिया, जहाँ करीब वो इकट्ठे होकर के अपने हितों का रक्षा कर सकते थे। और इस व्यवस्था ने बेसिकली ब्रिटेन के बरखिलाफ एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी, जो कि अमेरिका की हिजीमनी में स्थापित हुई है। परंतु इस तरह की व्यवस्था मल्टीलैटरलिज्म अमेरिका के हिजीमनी के डिक्लाइन के बाद भी रहेगी। और यही कमोवेश हमें UN की स्थापना, जिसमें भी अमेरिका बड़ी भूमिका निभाता है, उसमें भी दिखाई देती है कि किस तरह से उसकी जनरल असेंबली में छोटे छोटे देश इकट्ठे होकर G77 और इस तरह के ग्रुप्स बनाते हैं, और वॉइसलेस कंट्रीज इकट्ठी होकर के अपने वॉइस को सशक्त करती है। और इससे कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है मल्टीलैटरलिज्म के इंस्टीट्यूशन से स्ट्रेंथन हुआ है। और ये इसको लाने में, इसको मेटलाइज करने में अमेरिकन जो थिंकिंग थी
वो बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी की जो ग्लोबलाइजेशन के जो इंस्टीट्यूशन थे, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उनके गर्भ में जो मल्टीलेटरलिज्म था वो अमेरिका की एक विशेष देन थी, जिसने उसको लीगलाइज करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से रूल बेस्ड तरीके से नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मेथड से लागू करने का प्रयास किया, और इसके परिणाम स्वरूप ग्लोबलाइजेशन और गहरी हुई। धन्यवाद।